नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। मेरे पिछले 2 वीडियोस जो पावर ऑफ अटॉर्नी से रिलेटेड थे उनके अपलोड पर मुझे कुछ क्वेश्चंस मिले जो बड़े ही कॉमन थे और लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक वे में हमारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है। आप भी ध्यान से सुनिए उन क्वेश्चंस को, फिर आपको लगेगा कि कितना सिंपल टॉपिक होने के बावजूद भी कितनी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्यों ऐसा होता है कि जो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हैं उससे किसी प्रॉपर्टी में राइट या इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता है। क्या लीगल हर्डल्स हैं इसके पीछे, और क्यों पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल कोई राइट क्रिएट नहीं करता है, और क्या पावर ऑफ अटॉर्नी जो जिसके ज़रिए वो ऑथोराइज्ड होता है अटॉर्नी किसी एग्रीमेंट टू सेल में एग्जीक्यूट करने में, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं और क्या सिनेरियोज बनते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर या एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर राइट और इंटरेस्ट क्लेम करने पे कोर्ट में, या उसके ज़रिए कोर्ट में जाकर कोई अपने रिलीफ मांगने पे क्या सिनेरियो उत्पन्न होते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को जो निकला है वो एक केस में पावर ऑफ अटॉर्नी, नोटोराइज पावर ऑफ अटॉर्नी और अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल की बेसिस पर एक जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है, जो सेल किया जाता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड होते हुए। ये बड़ा सेटल्ड लॉ है कि ट्रांसफ़र, कभी भी मूल प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र जो सेल होता है वो किसी न किसी कन्वेंस डीड या सेल डीड के ज़रिए ही होता है, और जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कन्वेंस नहीं है, वो एक मेयर एग्रीमेंट है जो फ्यूचर कन्वेंस में या फ्यूचर सेल में इंटर करने का। इसलिए जो एग्रीमेंट टू सेल है वो कोई राइट इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है प्रॉपर्टी में, या कोई ओनरशिप का राइट नहीं देता है। और तभी इसको समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो सेल का डिफिनीशन सेक्शन 54 और सेक्शन 55 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें एग्रीमेंट टू सेल को सेल कोई राइट क्रिएट उस सेल के डिफिनीशन में नहीं आता है। जो राइट जो एग्रीमेंट में इंटर करते हैं वो, मैं जो ये क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ या जो डिस्कशन आपसे कर रहा हूँ वो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, MS अनंत मूर्ति वर्सेस जे मंजुला, जो रिसेंट जजमेंट है जिसका जिक्र मैंने पहले भी दो अपने वीडियोस में किया है। ऑफन ज़्यादातर केसेस में जब भी जो व्यक्ति एग्रीमेंट टू सेल और पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर अपना क्लेम करने जाता है कोर्ट में, उसका आर्गूमेंट ये होता है कि ये दोनों डॉक्यूमेंट एक ही समय में एक ही पार्टी के द्वारा, ऑनर के द्वारा क्रिएट किए हुए हैं, तो इससे जो बेनिफिशियरी होता है वो अपना राइट क्लेम करता है इन डॉक्यूमेंट की बेसिस पर। लेकिन जो सबसे बड़ा अड़चन है वो सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट का है, और उसके बाद सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट का है। सेक्शन 17 का 1B स्पेसिफिकली ये कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जिसका पर्पस कोई राइट क्रिएट करना या डिक्लेयर करना है, साइन करना, लिमिट करना और एक्सटिंग्विश करना है, किसी भी प्रॉपर्टी में राइट, इंटरेस्ट और टाइटल को क्रिएट करना है, वो तब तक अगर वो 100 रुपये से ज़्यादा का है तो उसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, कंपलसरी है, और अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को डील किया गया है सेक्शन 49 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत। वो ये कहता है कि जब भी अगर जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है सेक्शन 17 में, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए वो एविडेंस में नहीं लिया जाएगा और उस डॉक्यूमेंट के ज़रिए कोई राइट, इंटरेस्ट क्लेम नहीं किया जा सकता है किसी प्रॉपर्टी में। मेरा जो वीडियोस होता है वो हम कोई लेक्चर नहीं देते आपको, बल्कि हम आपके सवालों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, आपको समझते हैं, आपके सवालों को समझते हैं, आपकी परिस्थिति को समझते हैं, उसके बाद आपसे डिस्कशन करते हैं, और कई बार ये डिस्कशन कई वीडियोस तक जाता है उसी मुद्दे को लेकर। और तभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि जो डिस्कशन का कंटिन्यूटी है वो आप तक बना रहे और आप तक वो समय पे जैसे ही मैं अपलोड करूँ अपने वीडियो को आप तक पहुँच जाए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि बेल आइकन दबाइए। तो जो लॉ है वो रिकॉग्नाइज करता है मोड ऑफ ट्रांसफ़र के, कोई भी मोड ऑफ ट्रांसफ़र किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है वो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के ज़रिए।
हालांकि जब हम पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करते हैं तो ये सेक्शन 17 रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है इसका। तो जब भी पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए सेल होता है तो दो सिनेरियो उत्पन्न होता है। पहला कि सेल में इंटर तो ओरिजिनल ऑनर नहीं किया है, प्रिंसिपल नहीं किया है, और जो अटॉर्नी दिया है वो केवल इस पर्पज़ से दिया है कि वो एग्जीक्यूट कर सके डॉक्यूमेंट, लेकिन मलकियत अभी भी ओरिजिनल जो पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूट करने वाले हैं उन्हीं के पास है। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि, और पहले सिनेरियो में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ऑनरशिप वो क्लेम ही नहीं कर रहा है जो जिसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी है। दूसरा सिनेरियो ये है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके फेवर में है वो अपने को इंटाइटल मान रहा है सेल में इंटर करने का, और सेल का कंसिडरेशन अमाउंट भी उसी के पास आ रहा है, और वो पीछे जो उसके फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी है उससे वो अपने को ऑनर क्लेम कर रहा है, इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, जो कि हो नहीं सकता। क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्रिएट होगा, राइट क्रिएट होगा, तो वो किसी न किसी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के कन्वेंस डीड के ज़रिए ही हो, सेल के ज़रिए ही होगा। तो जो सेकेंड सिनेरियो है उसमें कोई जो बेचने वाला है उसके पास कोई राइट ही नहीं है बेचने का उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पर जिस पर वो क्लेम कर रहा है। क्योंकि अगर वो कोई प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट क्लेम कर रहा है, राइट क्लेम कर रहा है, तो वो केवल और केवल रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के जरिए ही हो सकता है, और चूँकि वहाँ पे रजिस्टर्ड कोई सेल डीड नहीं है, कन्वेंस डीड नहीं है, इसलिए उसका क्लेम उस पावर ऑफ अटॉर्नी की बेसिस पर बेचने का हो ही नहीं सकता, और इस तरह से कोई वैलिड राइट टाइटल ट्रांसफ़र ही नहीं होगा। अब इन सब बैकग्राउंड में जो मुझसे सवाल पूछे गए थे उनको मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि क्या एडवांटेजेस हैं रजिस्ट्रेशन कराने के डॉक्यूमेंट को, खासकर जब वो सेल है और आप उस पे उस डॉक्यूमेंट की बेसिस पर राइट इंटरेस्ट और टाइटल क्लेम कर रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट था रजिस्ट्रेशन एक्ट को बनाने का। जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है हमारा 1908 का, उसका जो ऑब्जेक्ट था कि ये एक और पब्लिक नोटिस में उस किसी भी प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन का जो इवेंट है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका वो पब्लिक नोटिस में रहना चाहता था। तो ये बेसिक पर्पज़ था इसका। इसके साथ दूसरा पर्पज़ ये था कि पब्लिक एट लार्ज को किसी भी फोर्जरी से बचाना पर्पस होता है, क्योंकि जब भी कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होता है तो पब्लिक एट लार्ज के तो कोई एक इन्फॉर्मेशन होता है कि उस प्रॉपर्टी का मालिक कौन है और किससे किसके पास कितना क्लेम है, या उस प्रॉपर्टी में कोई लीगल ऑब्लिगेशंस या लिमिटेशंस तो नहीं है। क्योंकि सेक्शन 17 ऑफ जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो क्लियर कट ये कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी को में कोई राइट और इंटरेस्ट टाइटल क्रिएट होता है किसी डॉक्यूमेंट के जरिए और 100 रुपये से ज़्यादा है, तो वो उसकी वैल्यू 100 रुपये से ज़्यादा है तो उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहले कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपका वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में जब भी उसके ज़रिए कोई राइट क्लेम करने जाएंगे तो कोर्ट उसको एविडेंस में पढ़ेगी। अदरवाइज अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो कोर्ट उसे पढ़ेगी ही नहीं। दूसरा जो एडवांटेज है कि ये पब्लिक एट लार्ज को नोटिस है कि उस प्रॉपर्टी के ऑनर जिसके फेवर में रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वही है, और इस तरह से वो एक सेफ्टी और सिक्योरिटी भी क्रिएट करती है। और उस सिचुएशन में जब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो भी आप वहाँ पे आपका एक रिकॉर्ड अवेलेबल है जिसके ज़रिए आप अपने राइट को क्लेम कर सकते हैं, जिससे कि फ्रॉड से बचता है आदमी। तो इन सब बेनिफिट्स को देखते हुए हमेशा ही बेहतर ये है कि अगर कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आप रजिस्टर्ड सेल डीड, कन्वेंस डीड के जरिए ही खरीदिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो लीज राइट होता है वो ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें एग्रीमेंट टू सेल रजिस्टर कराइए, बट डॉक्यूमेंट रजिस्टर ज़रूर कराइए, और इससे कि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जब उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई राइट और इंटरेस्ट क्लेम करने आप कोर्ट में जाएं। हमने जिस जजमेंट को डिस्कस किया, मंजूला वाले जजमेंट को, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है डिवीज़न बेंच का, और 27 फरवरी 2025 तक का ये जजमेंट है, जो डिवीज़न बेंच में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन थे। तो
इस बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस करके हम आप में एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि जब भी कोई सेल परचेज करते हैं तो आप डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड ज़रूर कराइए। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे भेजिए और मैं उस पर डिस्कस करूँगा। आपका और हमारा जो ये इंटरेक्शन है ये कंटिन्यू करेगा। थैंक यू वेरी मच।